चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक नई वीडियो, रेसिडेंटल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज़। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ रेसिडेंट्स, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स या नॉन रेसिडेंट्स। जो रेसिडेंट्स लिखा हुआ है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स ही लिखा हुआ है। क्या होता है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी OR, सबसे पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है ऐसे OR, और उसके बाद लिखा हुआ है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी NOR, और उसके बाद लिखा हुआ है NR यानी नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ईयर के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। आज से पहले आपने ईयर के बारे में सुना होगा। ईयर का मतलब होता है 365 दिन जिसमें हो, वो एक साल होता है, एक वर्ष होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं एक साल में कुल मिला के। ठीक है, लेकिन बेटा ईयर जो होता है वो होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है ईयर होता है हमारा दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार? एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कौन कौन सा? एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बात करेंगे कैलेंडर ईयर कौन सा होता है और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर जो होता है वो होता है आपका जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब हो जाएगा? 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। इन सभी बातों को आप अभी एक डायरी निकालें और उस पर लिख लें अच्छे से। ठीक है, कि कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, और जबकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, क्योंकि टैक्स में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम टैक्स का पढ़ेंगे, सब में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फाइनेंशियल ईयर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी FY की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर को भी हम दो पार्टों में यहाँ पर बांट देंगे। कौन कौन सी दो पार्टों में बांट देंगे? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। यानी प्रीवियस ईयर गत वर्ष, पिछला वर्ष, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कर निर्धारण वर्ष, जिस वर्ष कर लगाना है, और प्रीवियस ईयर जिस वर्ष की इनकम पर कर लगाना है। ठीक है, इनकम का मतलब आय। ठीक है, एक साल में कमाई हुई व्यक्ति द्वारा आय। ठीक है, उस पर हमें टैक्स लगाना होता है। तो किस आय पर टैक्स लगाना होगा? प्रीवियस ईयर की आय पर हमें टैक्स लगाना होगा, असेसमेंट ईयर में हमें टैक्स लगाना होगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। प्रीवियस ईयर जो अभी चल रहा है वो हमारा अभी के लिए चल रहा है 2019-20, और असेसमेंट ईयर जो चल रहा है, असेसमेंट ईयर अभी हमारा चल रहा है 2020-21। जैसे आप अपनी बुक का कवर पेज देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर भी लिखा हुआ है और असेसमेंट ईयर भी लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है 2019-20 तथा असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 20-21। ठीक है, जो स्टार्ट कब से होते हैं? 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, ख़त्म कब हो जाएंगे? 31 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं 2019-20 के लिए। किसके लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं? 2019-20 के लिए। किसी व्यक्ति द्वारा 2019-20 में कितना पैसा कमाया गया है ये हम कैलकुलेट करेंगे 2021-20 में, 2020-21 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक किसी व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया, उस पर कितना टैक्स लगाना है, ये हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के अंतर्गत। तो अभी तक आपको ईयर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ईयर हमारा दो प्रकार का होता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर हमारा दो प्रकार का होता है। फाइनेंशियल दो प्रकार का, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी पिछला वर्ष जो अभी के लिए है हमारा 2019-20, और असेसमेंट ईयर है 2020-21। ठीक है, ये आपके बुक के कवर पेज पर भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिडेंट्स, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो 3 प्रकार के समझते हैं, रेसिडेंट्स, OR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है, अदर भी हैं कुछ रेसिडेंट्स, नॉन रेसिडेंट्स के बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ बेसिक कंडीशन, उसके बाद लिखा हुआ एडिशनल कंडीशन। अभी नहीं समझ रहे कि OR के लिए कौन सी कंडीशन है, NOR के लिए कौन सी कंडीशन है, NR के लिए कौन सी कंडीशन है, अभी सिर्फ हम समझेंगे। कुछ कंडीशन हमारे सामने लिखी हुई, सिर्फ इनको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखी हुई है।
ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन्हें कॉपी पेन की मदद से वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन में लिखा हुआ है असिसी हैज़ रेसिडेंस इन इंडिया द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। मतलब कि लिखा हुआ है यदि करदाता गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहता है, एक शर्त होगी, अथवा दूसरी शर्त असिसी हैज़ रेसिडेंस इन इंडिया 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज मोर देन द 4 प्रेसिडेंस ईयर। यानी गत वर्ष में कितने दिन रहता है, 60 दिन, और गत वर्ष से पूर्व के यानी प्रीवियस ईयर से भी पिछले 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन भारत में रहता है। ये 2 शर्त आपके सामने हो गई। पहली शर्त है 182 दिन भारत में रहता है, दूसरी शर्त है कि गत वर्ष में तो 60 दिन भारत में रहता है और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहता है। ये 2 बेसिक कंडीशन हो गई, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, यदि कोई व्यक्ति इन दोनों बेसिक कंडीशन को पूरी कर देता है, यदि कोई व्यक्ति इन दोनों बेसिक कंडीशन को पूरी कर देता है और साथ में दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी कर देता है। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार मेरी बात को फिर से सुनेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी कर देता है, 2 बेसिक कंडीशन है, इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और साथ में दोनों एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर दे। सुनेंगे, यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और साथ ही दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दे तो वह OR कहलाता है। लिख लो मेरी बात को, यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दे तो उसे क्या कहेंगे, OR कहेंगे, ठीक है। लेकिन आप कह रहे होंगे कि सर अभी तक तो आपने एडिशनल कंडीशन तो बताई नहीं, एडिशनल कंडीशन होती क्या है, ठीक है। तो एडिशनल कंडीशन भी देख लेते हैं। ए अजीजी रेसिडेंस, तो चलिए ये भी बता देते हैं कि एडिशनल कंडीशन क्या होती है। एडिशनल कंडीशन सबसे पहले लिखी हुई है, अजीजी इज रेसिडेंस इन लीस्ट 2 ईयर्स। अच्छा चलिए बता देते हैं एडिशनल कंडीशन क्या होती है। तो एडिशनल कंडीशन का मतलब होता है, पहली एडिशनल कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, अजीजी इज रेसिडेंस एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स। गत वर्ष से पूर्व के, ये गत वर्ष में बार बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब प्रीवियस ईयर, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में यदि कोई करदाता कितने दिन भारत में रह रहा हो, 2 वर्ष भारत में रह रहा हो, यानी 2 ईयर्स। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो, एक हो गई। सेकंड आ जाइए, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो, ठीक है भाई, दोनों हो गई। पहली हो गई गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो। सेकंड कंडीशन पे लिखा हुआ है गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। समझ में आया? आप लिख भी सकते हैं मेरी बात को, एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और दोबारा से सुन लें और आप लिख सकते हैं, तब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन बेसिक कंडीशन के साथ एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर देता है तो उसे OR कहेंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे, 2 बेसिक कंडीशन लिखी हुई हैं आपके सामने, एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और साथ ही दोनों एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर दे तो उसे क्या कहेंगे, वो कहलाएगा आपका OR, ठीक है। अब NOR कब कहलाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है तथा साथ ही दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे NOR, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, थर्ड पर आते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे मेरे बच्चों, उसे कहेंगे हम NR, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आया? अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए, ये
रेसिडेंशियल स्टेटस की क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए तो आपको स्वाति प्रकाशन डॉक्टर ए.के. गर्ग के द्वारा लिखी हुई बुक है, उसे आप अपने पास ही रखें और उसमें से भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से संबंधित पढ़ा रहा हूँ। अभी आप करना जो स्टार्ट करेंगे वो करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल की मदद ले सकते हैं, क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको सॉल्यूशन करके उसका सेंड कर दूं। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि OR क्या होता है, NOR क्या होता है और NR क्या है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है तथा साथ ही दोनों एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर देता है तो वह OR कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है तथा एडिशनल कंडीशन कोई भी पूरी नहीं कर पाता तो वह NOR कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में एडिशनल कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसे NR निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी आप मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। मैं आपसे ये पूरे तरीके से प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जितना भी आपको बताया गया है वो बड़े अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं ताकि मैं आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर सकूं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।